तो आज हम करने वाले हैं हमारा वेक्टर स्पेस के अंदर जो क्वेश्चन थे वो काफ़ी आसान थे, आप लोगों ने कर लिए होंगे। तो आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन, ठीक है, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। तो सबसे पहले हमारे पास लीनियर इक्वेशन चैप्टर नेम है। इसके अंदर दो तरह की हमारे पास इक्वेशंस होगी, एक होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस होगी हमारे पास, एक हमारे पास नॉन होमोजीनियस इक्वेशन होगी। अब जो होमोजीनियस इक्वेशन होती है वो इक्वल टू, लाइक आपके पास कोई इक्वेशन है दैट इज इक्वल टू 0 0 0, तो इसके पास जो आपकी राइट साइड होगी वो आपके पास 0 0 आपको देखने के अंदर मिलेगी, और जो आपकी नॉन होमोजीनियस होती है वहां पर कोई ना कोई कांस्टेंट नंबर आपको देखने को मिलेंगे वहां पर। दैट इज अ डिफरेंस, ठीक है, बिटवीन दिस टू काइंड ऑफ इक्वेशन, ठीक है, होमोजीनियस एंड हमारे पास नॉन होमोजीनियस। होमोजीनियस लाइक यदि हम बात करते हैं तो हमारे पास लाइक इस प्रकार से हमारे पास होती है कि आपके पास लाइक ये 2x है और ये 3y है, ठीक है, इसके अंदर आपने 0 कर दिया। अब आपके पास जहाँ पर जो अननोन है उनकी पावर देखो, ये जो अननोन x है, ये y है, इसका पावर 1 है और 1 है, ठीक है, तो जहाँ पर तो नंबर ही कोई हमारे पास नहीं है, 0 है, ठीक है, और तो दिस इज द थिंग, ठीक है। और यदि हमारे पास इस प्रकार से आ जाए 2x हमारे पास 3y एंड इज इक्वल टू, मान लो आपके पास यहाँ पर 5 है। अब 5 तो है लेकिन आप उस 5 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई के अंदर आप अपने माइंड के अंदर रखो कि आपने x0 लिख दिया, बिकॉज x0 की पावर तो 1 होती, तो 1 इंटू 5। अब इस इक्वेशन के अंदर आपके पास x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, x की पावर 0 है, तो यहाँ पर दो पावर तो सेम है लेकिन ये आपके पास सेम नहीं है, तो इट इज़ नॉन होमोजीनियस। तो आई थिंक कुछ आइडिया लगा लेना, ठीक है, जो आपके पास अननोन्स है उनकी जो आपके पास डिग्री है, बिकॉज लीनियर वर्ड यूज करें तो आपके पास ऑब्वियसली 1 1 होगी, तो वो आपके 1 पास 1 और होनी चाहिए, ठीक है, एक साथ एक जैसी होनी चाहिए, जो मैं कहने का मीनिंग है। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन बहुत अच्छे से आपको वहाँ आपको कोई और भी बता देगा, लेकिन जो हम सिंपली अपने माइंड के अंदर, जो मेरे जैसे स्टूडेंट एवरेज हो सकते हैं जिनको ज़्यादा डेप्थ के अंदर नहीं, मतलब सिंपल आइडिया हो जाएगा कि कैसे जजमेंट लगानी है, तो सिंपल प्यारे बच्चों, जिसके अंदर आपके पास कॉन्स्टेंट ऐसा यदि 0 आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो होगा, लेकिन यदि आपके पास कोई और नंबर आ जाता है, नॉन जीरो नंबर, लाइक 5 आ चुका है जहाँ पर, बिकॉज 5 के साथ हम लिख सकते हैं x की पावर 0 जहाँ y की पावर 0। अब वो भी एक अननोन है लेकिन उसकी जो पावर है वो डिफरेंट है दिस टू पावर से, ठीक है, तो इसका मीन थोड़ा सा वहां पर एक गैप हो जाएगा, मतलब देखने को आपको लगेगा कि तो कुछ ऑड सा, ठीक है, जो मैं कहता हूँ कि कुछ ऑड सा देखने को लगेगा, सेम नहीं लगेगा, तो उसको हम नॉन होमोजेनियस वर्ड दे सकते हैं। दिस इज सिंपल, ओके, फॉरगेट इट। नाउ क्या होता है इसके अंदर, हमारे पास मान लो हमारे पास कुछ इक्वेशंस है, लाइक हमने यहाँ पर m इक्वेशंस कंसीडर करी, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, x1 आपके पास अननोन है जिसको हमने फाइंड करना है, जिसको हम वेरिएबल बोल देते हैं, इसका कोएफिशिएंट a1 है, तो हमने जनरल इक्वेशन लिखी है। तो हमने जो अननोन उठाई है जहाँ पर वो x1 x2 x3 xn तक हमारे पास अननोन्स है जिनको हम फाइंड करते हैं, जिनको हमने फाइंड करना होता है, ठीक है, और हमने नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी उठाई है हमारे पास m, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, जो आपका पहला नंबर चेंज कर रहा है ना, रो वाइज कितनी रोज है दैट इज इक्वेशंस, और कितने कॉलम्स बन रहे हैं दैट इज नंबर ऑफ अननोन्स। तो ये हमारे पास क्या है, बी ए सेट ऑफ m लीनियर इक्वेशन इन एन अननोन्स। अब हम इनको सॉल्व कैसे करते हैं, तो हम क्या करेंगे, इनको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। इसकी जो भी कोफिशिएंट आपके पास बन रहे हैं, लाइक उसको आपने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया, कैपिटल A की फॉर्म में अंदर, तो सिर्फ कोफिशिएंट लिखनी है, A12 आपके पास A1n, A21, A22, चलते चलते A2n, एंड सिमिलरली आपने लिखने हैं AM1, AM2 एंड AMN। तो ये हमारी कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो चुकी, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ठीक है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। और जो आपके पास अननोन है उनकी एक अलग से मैट्रिक्स आप बना देना, कैपिटल X मीन अननोन्स, ठीक है, अननोन जिनको हमने फाइंड करना होता है, ठीक है, इस प्रकार से इसको कॉलम में लिखना, इसको कॉलम में, इसको मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई करेंगे आपका सेम हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर 0 0 है उसको भी 0 मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दो, जो हमारे पास जहाँ पर 0 उसको भी आपने कैपिटल O की फॉर्म में लिखना, 0 0 0 0, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये आपके m क्रॉस n टाइप का होगा, ठीक है, इस प्रकार से m रो होगी और n कॉलम्स हो सकते हैं, सॉरी एक ही कॉलम है। तो अब हमारे पास क्या है, जी हमने क्या करा, गिवन इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ऐसे हम +2 के अंदर कर रहे थे। अब हमारे पास क्या होगा, जहाँ पर 3 पॉइंट है, मैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग आपको टीच करने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट क्या है आपके पास, कि हमारे पास जो एक सेट होगा, लाइक हमने वैल्यूज फाइंड करनी है, x1 x2 x3 और xn की वैल्यूज हमने फाइंड करनी है। आपके पास जो भी इनकी वैल्यूज आएंगे x1 x2 xn की, जो आपकी हर एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, और इस सोल्यूशन, हमने इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। सोल्यूशन का मीनिंग क्या होता है, दैट इज फाइंड
those values of x1 x2 xn which satisfy these all equation। लाइक आपने कुछ वैल्यूज फाइंड कर ली x1 x2 की, आप उसको जहाँ पर पुट करें, साइमल्टेनियसली जहाँ पर पुट करें, जहाँ पर मीन एक ही टाइम पर सभी के अंदर पुट कर दो। यदि इसके अंदर करते तो वो इसको जीरो बना देगी आपकी, बिकॉज राइट में जीरो है तो जहाँ पर पुट करेंगे जीरो आना चाहिए, जहाँ पर पुट करेंगे जीरो आना चाहिए, जहाँ पर पुट करेंगे जीरो आना चाहिए। मीन दोज कलेक्शन ऑफ वैल्यूज ऑफ अननोन्स विच सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन और विच मेक्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखो आपको भी देखने के लिए लग रहा होगा जहाँ पर जीरो है, लेकिन जहाँ पर तो एक बहुत रश सा पड़ा हुआ है, हमारे पास क्राउडी सा है, लेकिन ये एक एक्सप्रेशन है। अब यहाँ पर इक्वालिटी डाली हुई है तो इसका मीनिंग यहाँ पर भी जीरो होना चाहिए। अब जीरो बनेगा कैसे, जे नंबर तो हमारे पास इंटीजर्स हमने यूज करे हैं। अब जीरो बनेगा कैसे कि हमने x1 x2 xn की वैल्यू को थिंक करना है ऐसे कि जहाँ पर पुट करो, मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, आंसर जीरो होना चाहिए। दैट इज द नंबर 1। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट था। पॉइंट नंबर 2 की बात करें हमारे पास, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन, तो हमारे पास ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, यदि इसके पास अपन एक सोल्यूशन है, यदि इनके पास एक ऐसा सोल्यूशन है, मीन यदि हम इफ वी आर एबल टू फाइंड दोज वैल्यूज ऑफ x1 x2 xn विच सेटिस्फाई ऑल दी m इक्वेशन साइमल्टेनियसली, मीन यदि इसका सोल्यूशन मीन हम ऐसा कोई सेट फाइंड कर लेते हैं x टाइप, ठीक है, तो तब तो हम इस सिस्टम को बोलते हैं कंसिस्टेंट और कंपैटिबल। इसको या तो आप बोलेंगे कि यस इट इज कंसिस्टेंट और इसको कंपैटिबल। और यदि हमारे पास ऐसा सेट नहीं फाइंड होता, मीन हमारे पास सेट तो फाइंड हो गया लेकिन वो पहले दो को सेटिस्फाई कर गया, इसको नहीं करा, इसका मीन दैट इज नॉट द आंसर ऑफ द होल सिस्टम। हम यहाँ पर सिस्टम की बात कर रहे हैं। लीनियर इक्वेशन मीन इट इज सिस्टम ऑफ इक्वेशन, एक सिस्टम है आपके पास, पूरे का फैमिली, आप पूरी फैमिली को खुश करेंगे तभी आपकी बात बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी, ठीक है। तो इन दैट केस हम सिस्टम को इनकंसिस्टेंट बोल देते हैं। और इसके अंदर कौन सी बातें हमारे पास वो डिस्कस कर लेते हैं, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो हम अब बीएससी के अंदर करेंगे, आपके पास कोई भी इक्वेशन दी हुई है, लाइक जितनी आपके अननोन है उतनी इक्वेशंस हो सकती है, उससे कम हो सकती है, उससे ज़्यादा हो सकती है, ठीक है, इस प्रकार से। तो आपके पास कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन है तो आपके पास 3 चांसेस हो गए, या तो आपके पास उसका एक यूनिक सोल्यूशन होगा, मीन एक ही सोल्यूशन होगा जो सभी को सेटिस्फाई करेगा, कोई दूसरा उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा वहाँ पर आकर। नंबर 2, या तो आपके पास इक्वेशन के पास ऐसी भी चॉइस होगी कि इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है, मीन नो सोल्यूशन। तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या होता है, तीसरे पॉइंट के अंदर आपके पास इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन भी हो सकते हैं। मीन इन इक्वेशंस को बहुत सारी ऐसी वैल्यूज आपके पास है, आप अलग अलग से एक्स वेक्टर निकाल रहे हो, कैपिटल X1 कैपिटल X2 कैपिटल X3, वो सारे के सारे इसको सेटिस्फाई करें। तो हमारे पास 3 बेसिक फंडा चलेंगे, आपके पास यूनिक सोल्यूशन चलेगा, आपके पास इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन चलेंगे, आपके पास नो सोल्यूशन चलेगा। अब हमें क्या करना है, हमें इक्वेशंस को देखकर स्टडी करने की किसका क्या सॉल्यूशन होगा, दैट इज अवर पार्ट। और इसके अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है हमारे पास, जो इसका आर्टिकल नंबर 2 है, मैं उसका प्रूफ नहीं देने वाला, प्रूफ नहीं आता एग्जाम के अंदर, लेकिन हम उसके अंदर समझेंगे कि वो क्या क्या कर रहे होंगे, क्या उसके अंदर फंडास होंगे, उसको देखते हैं, ठीक है। सो मूव टू द आर्टिकल नंबर 2 आपकी बुक के अंदर से, ठीक है। एक आर्टिकल है, इसका प्रूफ आप देख लेना बुक के अंदर आपको मिल जाएगा, लेकिन मैं इसको समझाना चाहता हूँ थोड़ा सा डिफरेंट वे के अकॉर्डिंग और उस लैंग्वेज के अंदर जो आपको समझ में लगे, ठीक है। तो हमारे पास दिया क्या है कि लेट कैपिटल ए बी है m क्रॉस n मैट्रिक्स है, मीन इसके अंदर m रोज है और n कितने हैं कॉलम्स है, और इस मैट्रिक्स का रैंक कितना है, हमारे पास r रैंक है, ठीक है। तो देन द इक्वेशन जो हमारे पास बनेंगी ax इज इक्वल टू 0, जब भी हमने हमारे पास अभी हमें जो सिस्टम दिया हुआ था उसको हमने जब मैट्रिक्स की फॉर्म के अंदर करा तो हमने a मैट्रिक्स बनाई थी, कैपिटल X बनाई थी इज इक्वल टू 0, a और x को मल्टीप्लाई करके आपकी वापस इक्वेशन बन जाती है और इक्वेट करने पर, ठीक है, इक्वल टू 0। तो अब वो क्या रहा कि जो आपके पास ax इक्वल 0 जितनी भी इक्वेशंस बनेंगी, जो भी सिस्टम बनेगा, उसके पास n-r लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन होंगे। अरे वाह, ये क्या बात है। इसको थोड़ा सा हजम करना, डाइजेस्ट करना थोड़ा सा हमारे लिए डिफिकल्ट होगा इस स्टेज पर, यदि हमारे पास ये फर्स्ट ईयर के अंदर बुक है। आपको पता नहीं किस ईयर के अंदर, यदि फर्स्ट ईयर के अंदर होगी तो ये हमें समझने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी कि n-r लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन वो कहना क्या चाहता है, यहाँ पर देखते हैं थोड़ा सा। m इंटू n है, इसका मीनिंग आपके पास नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी होगी, हमारे पास नंबर ऑफ जो इक्वेशंस है, ठीक है, हमारे पास नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी है, m है, ओके। एंड n कॉलम का मीनिंग मैंने आपको समझाया था कि नंबर ऑफ कॉलम मीन आपके पास नंबर ऑफ अननोन्स, तो आपके पास नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं, अननोन्स कितने आपके पास स्मॉल n है, ठीक है। एंड रैंक ऑफ हमें कितना दिया हुआ है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। आपने इसको लिखना नहीं है जी, मैं आपको समझा रहा हूँ, तो हमें पता होना चाहिए कि ये स्टेटमेंट ये आर्टिकल हमें क्या सिखा रहा है, ठीक है। रैंक कितना हमारे पास r है।
अब बोल रहे हैं कि आपके पास n माइनस आर आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस होंगे, जी वो बात यहाँ पर करना चाहते हैं, ठीक है। मेरा आपका रैंक है और n आपका नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट। इसको समझने की थोड़ी सी मैं आपको ट्रिक देता हूँ। हम 3x3 का कुछ भी सेट कर लेते हैं, ठीक है। मान लो मैंने आपको, हम बिना सोचे समझे कुछ भी लिख देते हैं, 3x 2y 5z मैंने कर दिया इज इक्वल टू 0, 4x 6y 3z इज इक्वल टू 0, 1x 2y माइनस 4z इक्वल 0। मैंने बिना सोचे समझे वैसे एक 3x3 का लिख दिया, ठीक है। 3x3 का हमने लेट कर लिया, जहाँ पर m क्रॉस है ना कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है हमें। तो हम इसके ऊपर स्टडी करने वाले हैं। अब यहाँ पर देखो नंबर ऑफ इक्वेशंस भी हमारे पास m कितना है, 3 है। नंबर ऑफ वेरिएबल्स x y z जो हमें फाइंड करनी है n, जहाँ पर सॉरी हमारे पास 3 है एंड जहाँ पर हमारे पास 3 है। अब इसके रैंक के ऊपर सारी की सारी बात डिपेंड करेंगी। अब इसका रैंक कितना हो सकता है आपके पास, यदि आप इसकी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनाएंगे वो आपके पास 3x3 की बन जाएगी, ठीक है। तो जहाँ पर केसेस बनेंगे, मान लो इफ़ आपके पास रैंक कितना है इसका 3 बन गया, रैंक 3 बन गया, अरे वाह, रैंक 3 का मीनिंग क्या होता है वो सोचिएगा। सभी चीज़ों को लिंक करेंगे +2 के अंदर। यदि इसका रैंक 3 हो गया, इसका मीनिंग क्या होगा, इसका 3x3 का जो माइनर है वो नॉन जीरो होगा। दैट इज 3x3 का माइनर मीन दिस इज नॉन जीरो, जो कि 3x3 का। अरे वाह, जी ही माइनर तो उसका डिटर्मिनेंट है हमारे पास, तो इसका मीनिंग हमारे पास ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल 0, तो देयरफॉर ए आपके पास कैसी हो जाएगी, इज नॉन सिंगुलर हो जाएगी। नॉन सिंगुलर का मीनिंग क्या होता है हमारे पास, ए इनवर्स आपके पास क्या होगा, वो एग्जिस्ट कर जाएगा। इस केस के अंदर यदि ए इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा तो हम क्या करते हैं, हमने याद होगा आपके पास कि यदि ए एग्जिस्ट कर गया तो आप दोनों तरफ क्या करोगे, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दोगे, दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। तो ए इनवर्स जहाँ पर करा और जहाँ पर भी कर दा, जहाँ पर जीरो मैट्रिक्स है, ए इनवर्स इंटू ए आपका आइडेंटिटी होता है, आइडेंटिटी इंटू आपका एक्स रह जाएगा, और ए इनवर्स इंटू जीरो मैट्रिक्स आपकी जीरो मैट्रिक्स ही रहेगी। इसका मीनिंग इस केस के अंदर आपके पास जो आपने एक्स फाइंड करा वो आपका एक तो यूनिक आएगा, एक आपका इस केस के अंदर 0 0 आ रहा है। कब, जब आपके पास सिस्टम कैसा है, होमोजीनियस है। तो ये बात हम क्या करते थे +2 के अंदर हमारे पास ऐसा होता था। आपको याद करवाता हूँ कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ए एक्स इक्वल टू बी, जब आपके पास डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल 0 होता तो हम एक लाइन लिखते थे कि ए इनवर्स हमारा एग्जिस्ट कर रहा है, एंड हमारे पास क्या होता था, x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी हम फाइंड करते थे इस प्रकार से, ठीक है। तो और वो हमारे पास यूनिक आंसर होता था, यूनिक सोल्यूशन। तो यही बात मैं जहाँ पर बोल रहा हूँ कि ए एक्स इक्वल टू 0 था, ए इनवर्स एग्जिस्ट कर गया, तो इसका एक यूनिक आंसर होगा, और वो यूनिक आंसर कितना है, 0 0 0, जीरो मैट्रिक्स ही होगी आपके पास। लाइक यदि हम इसी मैट्रिक्स की बात करें तो इसके अंदर आपका जो कैपिटल एक्स है, इस प्रकार से एक्स वाई जेड वो आपका क्या होगा, 0 0 0 होगा। कब, सॉल्व करने मत बैठे ना, कब होगा, जब आपका रैंक इसका 3 था, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, एक वेक्टर की फॉर्म में हमने कर दिया। अब ये जो आपका आंसर आ गया वो क्या बोल रहा है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन, ये तो हमारा सोल्यूशन आ चुका है। अब ये सोल्यूशन डिपेंडेंट है या लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इसका पता कैसे चलता है। हमने इसको मार्क कर दो, जैसे तो कैपिटल एक्स लिखा हुआ है, आप इसको बी कर लो, आपको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से लगेगा। ये हमारा कोई वेक्टर बी है, हमने चेक करना है ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। तो हम कैसे चेक करते हैं इसको, हम क्या करेंगे, इसकी लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे, एक स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे और इज इक्वल टू 0 कर देंगे। जब भी आप चेक करते हो कि कोई वेक्टर आपके पास LD है या L है, तो हम क्या करते हैं, जितने भी वेक्टर्स होते हैं उनको कॉरस्पॉन्डिंग स्केलर से किसी ना किसी से मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमारे पास आंसर जहाँ से आ जाता है। अब देखिए हमारे पास हमने क्या करा, एक लीनियर कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करा कि अल्फा इंटू बी इज इक्वल टू 0 है। अब जहाँ पर देखिए अल्फा, अब जहाँ पर देखिए बी आपका इटसेल्फ क्या है, बी आपका खुद 0 वेक्टर है, बी हमारा क्या है, खुद से 0 वेक्टर है, ठीक है। तो इज इक्वल टू आपके पास 0 0 0 है। अब यहाँ पर अल्फा आपको क्या लेना है, अल्फा हमने जहाँ पर चेक करना, यदि हमारा अल्फा 0 होगा तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा, यदि अल्फा हमारा नॉन जीरो होगा तो वो डिपेंडेंट होगा। अब अल्फा के ऊपर तो बात ही नहीं आ रही, बिकॉज बी अपने आप क्या हमारे पास 0 है। यदि बी 0 है तो आप अल्फा को चाहे 0 कंसीडर करो चाहे नॉन जीरो कंसीडर करो तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब यदि आपने अल्फा को कंसीडर ही करना है और उसके पास चॉइसेस है, दैट कैन टेक एनी वैल्यू, इन दैट वे जस्ट टेक द नॉन जीरो वैल्यू। सो हमारे पास जहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फा नॉट इज इक्वल टू 0, हमारे पास ये आंसर हमें दे देगा। अल्फा की वैल्यू आप 1 करो, 1 इंटू बी करेंगे, बी तो 0 0, आंसर 0 ही आएगा। आप अल्फा को 2 कंसीडर करो, 2 इंटू बी 0,
2 को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 0 0 और यहाँ पर भी 0, दोनों सेटिस्फाई करेंगे। तो अल्फा की हर एक नॉन जीरो वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है। इसका मीनिंग हमारे पास जो हमारा सोल्यूशन आ चुका था दैट इज लीनियरली डिपेंडेंट। अब लीनियरली डिपेंडेंट क्यों? बिकॉज जितने भी स्केलर हम यूज कर रहे हैं दैट नॉट ऑल आर जीरो, जहाँ पर तो एक ही करा दो और वो भी हमारा नॉन जीरो आ गया। तो इस केस में हमारे पास ये कितना हो जाएगा, हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट हो गया। सो इट इज लीनियरली डिपेंडेंट। ये तो हमने बात करी। अब इसके अकॉर्डिंग बता देता हूँ हमारे पास वो क्या कहना चाहता है। अब हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, 3 है। रैंक कितना है, 3, तो 3 - 3 0 LI सोल्यूशन। इसके पास कोई भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन नहीं है। और हमने भी यही शो कर दिया कि इसका एक ही तो आंसर है, यूनिक आंसर है इसका, और वो जो यूनिक आंसर है वो LD है, LI नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग भी यही हमारे पास आया था कि इसका जो 3 - 3 0 है वो हमारे पास कैसा है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, कोई भी जीरो मीन कोई भी नहीं है। ये तो एक बात होगी। ये हमने आपको वैसे ही करवाया जैसे हम करना चाहते थे पहले। अब चॉइस ये हो जाएगी कि मान लो इफ हमारे पास रैंक R कितना है, 2 है। इफ हमारे पास क्या है, मैं इसको रेज करता हूँ साथ में। यहाँ पर आज सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने इसके ऊपर इतना मतलब इसको कराऊँ आपके लिए कि आप किसी न किसी तरह से इसको लगे कि जैसे हम कर सकते हैं। और ये कुछ न्यू चीज़ नहीं है, जो हमने +2 के अंदर करा था AX = B के साथ, वही B को 0 कर दो तो सारे रिजल्ट सेम ही हमने समझने हैं। और यहाँ पर देखिए अच्छी बात पता क्या है, आपके फेस पर स्माइल होनी चाहिए। एंड दूसरी अच्छी बात पता क्या है, मेरे फेस पर स्माइल। एंड तीसरी बात पता क्या है, वो क्या है तीसरी बात हमारे पास, इसके अंदर अभी हम जो वेक्टर स्पेस सेकंड चैप्टर करा था वो सारा रिवाइज कर रहे हैं और खुद से कर रहे हैं बिकॉज हमने अच्छे से करा था कि LD कैसे बनते हैं, LI कैसे बनते हैं, कैसे देखते हैं। और एक और मजे की बात, इसके अंदर रैंक की बात कर रहा है। वो रैंक तो हमने फर्स्ट चैप्टर में करा था, तो वो दोनों चैप्टर आते हैं तो हम उनकी नॉलेज यहाँ पर यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास सेकेंड कंडीशन क्या करते हैं कि आपका रैंक यदि हमारा 3 नहीं है, यदि हमारे पास रैंक 3 से कम होगा तब हमारे पास, 3 से ज़्यादा तो हो नहीं सकता, लेकिन यदि हमारे पास कम होगा तो फिर हमारे पास क्या फ़र्क पड़ेगा, फिर क्या होगा। मान लो हमारे पास रैंक कितना है, हमारे पास रैंक कितना है 2। अरे वाह, रैंक 2 कब कैसे हो सकता है। रैंक 2 का मीनिंग क्या होगा कि इसका जो डिटर्मिनेंट होगा ऑर्डर 3 का वो क्या हो गया होगा, वो 0 बन गया होगा। इसीलिए रैंक इसका 2 आया होगा ना, मतलब इसका रैंक आना तो 3 चाहिए था, लेकिन 3/3 का डिटर्मिनेंट 0 हो चुका होगा, इसलिए इसका रैंक 3 नहीं हुआ होगा, रैंक 3 और 3 से कम हो गया होगा। लेकिन अब कम कितना हो सकता है, जहाँ पर हमने 2 कंसिडर कर लिया। अब इससे बात आपको आइडिया लगेगा। अब आपका डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो देयरफॉर आपका A इनवर्स कैसा होगा, डज नॉट एग्जिस्ट। ये तो आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मीनिंग आपके पास यूनिक सोल्यूशन वाला केस तो फिनिश हो चुका है। ठीक है, अब यूनिक सोल्यूशन नहीं आएगा तो फिर क्या होगा, क्या इसका नो सोल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अब आपके पास होमोजीनियस इक्वेशन है, इसके अंदर नो सोल्यूशन बात की बात ही नहीं होती। इसके पास सिर्फ 2 ही चॉइसेस होती, या तो जो आपको यूनिक सोल्यूशन देगा मीनिंग 0 0 0। देखो आप कोई भी क्वेश्चन लिखो, इसके अंदर 0 0 पुट करे ऑलवेज सेटिस्फाई करेगा। 0 0 तो इसका रेडी बैठा है पूरा पैकिंग के अंदर। लाइक लास्ट ओवर चल रहा है क्रिकेट के अंदर और लास्ट वहाँ पर कोई बैट्समैन है तो वो शॉट लगाने की कोशिश कर रहा। अब पता है कि लास्ट है, आउट या शॉट की बात है, तो जो नेक्स्ट बैट्समैन होता है वो पूरी पैड पूड लगा कर बैठा होता है, अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता कि तू बाहर, बस आउट होने का एक इशारा चाहिए कि वो आउट है, वो चलो ग्राउंड के अंदर। तो जहाँ पर भी सेम बात है कि अभी आप अपना माइंड लगा रहे हो, ठीक है, आप सोल्यूशन फाइंड करो, ठीक है, लेकिन 0 0 तो आपके पास ऑलवेज बैठा ही है। 0 0 तो सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, वो आपकी एक चॉइस है। वो आपको यूनिक होगा कि मीन हाँ 0 0 ही कर रहा और कोई कर नहीं रहा। ठीक है, जब आप इनफाइनाइट बोलते हो ना कि इनफाइनाइट करेंगे, इन दैट केस उसके अंदर भी 0 0 इंक्लूड होता है, वो तो करता ही करता है, लेकिन उसके साथ आपके पास नॉन जीरो भी होते हैं। जब नॉन जीरो आते हैं तब हम 0 0 को क्यों लेंगे भाई, तब हम नॉन जीरो के साथ ही चलेंगे। ठीक है, तो नो सोल्यूशन वाली बात कभी नहीं होगी। ठीक है, ओके, दैट इज अंडरस्टूड करना यहाँ पर। ओके, अब हम कह रहे हैं कि A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अरे वाह, इसको ठीक है, इसका मतलब इसका यूनिक सोल्यूशन नहीं होगा। इट डज नॉट हैव यूनिक सोल्यूशन, मीन इट हैज इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। तो इस केस के अंदर आपके पास इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होंगे, लेकिन इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन कैसे होंगे, दैट इज अ पॉइंट, वो आपको दिखाना चाहता हूँ। अब वापस आइएगा, अब डिटर्मिनेंट ऑफ A आपका 0 हो गया। बताइए कैसे 0 हुआ, बताइए कैसे 0 हुआ डिटर्मिनेंट। अब आपके पास इसका यदि आप डिटर्मिनेंट निकालते हो तो आपके पास ये 3 रो बन रही है, और अब आपके पास 3 रो है या 3 कॉलम, कुछ भी बात कर लो। अब डिटर्मिनेंट 0 होने का कारण क्या होगा,
इसका मीनिंग वहां पर कोई ना कोई रो आपकी डिपेंड कर गई होगी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द अदर टू रो पर। मतलब किसी दो रो के अंदर ऐसी कैपेबिलिटी होगी कि वो आपस में लीनियर कंबाइन करके थर्ड रो को पूरा खत्म कर दिया, थर्ड रो या किसी ना किसी कॉलम को खत्म कर दिया होगा, तभी उसका डिटरमिनेंट जीरो आया होगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि डिटरमिनेंट जीरो आना है, इसका मीनिंग वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट होंगे उसके, इसका मीनिंग उसके वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। कोई ना कोई एक वेक्टर तो डिपेंड कर रहा होगा, वो फिनिश आउट हो जाएगा वहां से। मान लो इसके अंदर जो हमारा जो थर्ड वन है वो डिपेंडेंट है। यदि वो डिपेंडेंट है तो आप इन दोनों इक्वेशन से उसको खत्म कर सकते हो। यदि खत्म कर सकते हो या फिर ये कहो कि आप इस इक्वेशन को इन दोनों से हेल्प के साथ फॉर्म कर सकते हो। दो चीजें हैं, इन दोनों की हेल्प के साथ मैं थर्ड को खत्म कर सकता हूँ। इसका मीनिंग मैं क्या कहना चाहता हूँ, यदि आप उसको खत्म कर सकते हो, इसका मीनिंग ये उन दोनों के ऊपर डिपेंड करेंगे। यदि उन दोनों के ऊपर डिपेंड कर सकती तो उन दोनों की लीनियर कॉम्बिनेशन के साथ आप इसको जनरेट भी कर पाएंगे। बिकॉज खत्म कैसे करेंगे, दोनों को कंबाइन करेंगे, एक सेम इक्वेशन बनेगी, उसको इसके अंदर से माइनस करेंगे, वो खत्म हो जाएगा। तो इसका मीनिंग दोनों की लीनियर कॉम्बिनेशन के साथ आप इस इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हैं। अरे भाई यदि मैं फॉर्म कर सकता हूँ तो मैं इन तीनों को लेकर क्यों चलूंगा, मैं अपना काम, अपना लगेज है, जो अपना वेट है उसको कम कर दूंगा। मेरे को पता है कि मेरी दो इक्वेशन सेट कैपेबल है, वो इस तीसरी इक्वेशन को फॉर्म कर सकती है। जब मेरा मन करेगा हम बना सकते हैं, तो उड़ा दीजिए इसको, जहां से खत्म कर दो, काम कम कर लो। अब टू इक्वेशंस बची आपके पास। कब, जब रैंक 2 था, डिटरमिनेंट 0 था, इसका मैंने कोई ना कोई दो इक्वेशंस बचेगी आपके पास। ठीक है, अब आपके पास देखो इक्वेशंस कितनी बच रही है, 2 इक्वेशन बच रही है, लेकिन नंबर ऑफ अननोन आपके पास 3 है। ये भी आपको पता होगा कि जब आपके पास नंबर ऑफ अननोन ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ आपकी इक्वेशन, तो आपका आंसर ऑलवेज डिपेंडेंट की फॉर्म में चलता है। मीन आपके पास क्या होता है, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन ही होते हैं। अब इनको आप कैसे सॉल्व करेंगे, इनको हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे, यदि आप ध्यान से देखेंगे इनके अंदर हमारे पास ये होता है कि आपके पास यदि आप किसी, मान लो आपने x को x के अंदर से खत्म कर दिया, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करा, x खत्म कर दिया, अब आपके पास एक न्यू इक्वेशन बन जाएगी। अब जो इक्वेशन बनेगी लाइक वो आपकी a y और z के अंदर चलेगी इस तरह से। वहाँ से आप क्या करोगे, आप a y की वैल्यू निकाल लोगे इस प्रकार से, लाइक माइनस बी जेड, और y की वैल्यू आपकी माइनस बी ओवर a इंटू जेड आ गई। तो अब आपका y इस z के ऊपर डिपेंड कर गया। ठीक है, तो आपने क्या करना, इस y की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट कर देना है, x को कुछ नहीं करना भी। ठीक है, तो आप लाइक आपका जो x है वो एज इट है, और आपने यहाँ पर 2 इंटू वाई की वैल्यू पुट कर दी माइनस बी जेड ओवर ए, एंड यहाँ पर 5z था इज इक्वल टू 0। तो अब आपका जो x है, यहाँ पर देखो माइनस 2b ओवर ए जेड प्लस 5z इज इक्वल टू 0। तो आप z को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दो, तो आपका 2a प्लस माइनस 5 इंटू जेड रह जाएगा इस प्रकार से। तो अब आपका y भी z के ऊपर डिपेंड कर रहा है और आपका x भी z के ऊपर डिपेंड कर रहा है। नाउ यू कैन टेक एनी वैल्यू, यू कैन असाइन एनी वैल्यू टू दिस z। आप इस z को कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हो। कैसे करनी है, मान लो आपने z को क्या कर दिया, सबसे छोटी वाली कर दो, z को 1 कर दो, कॉरस्पॉन्डिंग कोई ना कोई आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, लाइक कुछ ना कुछ आ गया, कॉरस्पॉन्डिंग आपकी y की कोई ना कोई वैल्यू आ गई। अब ये जो आपका एक आंसर आ चुका है, आंसर इनफाइनाइट आएंगे, लेकिन उनके अंदर लीनियरली इंडिपेंडेंट आपका एक ही होगा, बाकी सारे डिपेंडेंट हो गए। कैसे, बाकी सारे मल्टीपल हो गए। लाइक आपने इसके अंदर z को 1 करा तो आपका आंसर इतना इतना आ गया। यदि आप z को 2 पुट करते तो वो आपका जहाँ पर सेम मल्टीपल के अकॉर्डिंग उसको चेंज करेगा। आप z को 3 करेंगे यहाँ पर, तो आपका एक मल्टीपल के काम करेगा। मीन ये एक आपका कॉफिशेंट है, जहाँ पर कॉफिशेंट होगा तो 1 1 करेंगे, ये आंसर आएगा। जहाँ पर 2 से, मतलब आप x का जो नंबर यही है, अब आपने उसको 2 टाइम्स कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई करके। जहाँ पर भी नंबर तो यही था y का, b माइनस ए माइनस बी ओवर ए, लेकिन आप z को 2 करे तो 2 टाइम्स कर रहे हो। तो वो आपके जो न्यू आंसर सारे के सारे आएंगे, वो आपके जो पहले वाला आंसर था उसके ऊपर डिपेंड करेंगे। तो इन दैट केस आपके पास क्या होगा, असल में आपके पास जहाँ पर, जिसको मैंने बोला था ना बेसिस ऑफ, बेसिस हम कह सकते हो वेक्टर स्पेस के अंदर, कि बेसिस के अंदर आप लीनियरली इंडिपेंडेंट एक ही वेक्टर को, बाकी सारे उसके मल्टीपल्स हैं। जब मल्टीपल्स है तो वी हैव नो नीड टू कैरी ऑल द दिस थिंग्स। ठीक है, तो इस केस के अंदर हमारे पास क्या होगा, इस केस के अंदर अब देखो क्या कह रहा वो हमारे पास, यहाँ पर देखो n माइनस आर, n कितना था 3, रैंक कितना है 2, तो इज इक्वल टू 1 लीनियर इंडिपेंडेंट सोल्यूशन आपके पास आ जाएगा। अब आपके पास एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन आ गया। अरे ये लीनियरली इंडिपेंडेंट कैसे हो सकता है, चेक कर लेते हैं भाई। यहाँ पर मैंने कैसा करा है, मतलब मेरा जो कैपिटल एक्स, अब वो मान लो आपका 1 1 2 आ गया, कुछ भी मान लो इस तरह से आ गया। क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट कैसे चेक करेंगे, इसको अल्फा से मल्टीप्लाई कर लो, अल्फा इंटू 1 1 2 करो,
इज इक्वल टू 0 करना है तो 0 कर दो। अब ये 0 कैसे होगा, अब ये 0 कैसे होगा, वेक्टर तो आपका नॉन जीरो है, अल्फा से मल्टीप्लाई कर रहे हो। अब जहां पर आपके अल्फा को 0 होना पड़ेगा, अल्फा 0 करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 करेगा, अदरवाइज आपका नहीं कर पाएगा। तो इस केस के अंदर जो आपने सोल्यूशन फाइंड करा है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, बिकॉज जो आप उसका लीनियर कॉम्बिनेशन करें ना इज इक्वल टू 0, तो वहाँ पर जो स्केलर यूज़ करें वो ऑल आर जीरोस, मतलब जितने भी वेक्टर्स होते हैं यदि उनके कॉरस्पॉन्डिंग स्केलर 0 होते हैं तो उनको हम LI बोलते हैं। तो जहाँ पर स्केलर एक ही था अल्फा और वो 0 बन रहा है, इसका मीनिंग इस वेक्टर को हम लीनियरली इंडिपेंडेंट बोलेंगे। तो जब आपका रैंक 2 था तो आपके पास एक ही लीनियरली इंडिपेंडेंट बचा था, तो उस प्रकार से हमारे पास एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन आ जाएगा। और चीज़ दिखाऊं जहाँ पर एक एग्जाम्पल के अंदर और देख लेते हैं। यदि हमारे पास रैंक इसका कितना आ गया 1, मैट्रिक्स आपकी नॉन जीरो होती है, रैंक 0 तभी होता है जब आप 0 0 मैट्रिक्स लेते हो, 0 आप लेते नहीं, यदि 0 लेंगे तो आपका सिस्टम तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो वो आपकी बात है। अब रैंक यदि आपका 1 आएगा, इसका मीनिंग फिर से वही होगा कि आपके पास टर्मिनेंट ए 0 होगा, ठीक है। और रैंक 1 है, रैंक 1 का मीनिंग क्या है कि इसके 3/3 के भी सारे 0 हो जाएंगे एंड इसका 2/2 का भी 0 हो जाएगा। जब 3/3 का 0 था तो हमने क्या करा था, जब 3/3 का 0 था तो इसका मीनिंग इसके अंदर टोटल 3 इक्वेशन के अंदर कोई एक इक्वेशन डिपेंड कर रही होगी, तो हमने उसको खत्म कर दिया। अब आपके पास 2 इक्वेशन फॉर्म होगी। अब उन 2 इक्वेशन के अंदर से आप 2/2 का माइनर फॉर्म कर सकते हो। जाग रहे हो आप, सो तो नहीं गए, देख भी रहे हो इस वीडियो को? नहीं, मेरे को बोला था कि सर करवा दो, ऐसा ना हो कि आप सोच रहे हो कि सर क्या बोली जा रहे हैं। बेटा यही तो इसका अंदर फंडा है, यही तो जान है इसके अंदर कि आप खुद से सब कुछ कर रहे हैं। हम खुद से एग्जाम्पल लिख रहे हैं, खुद से कर रहे हैं। बुक को मैंने साइड में रखा है, एक भी लाइन बुक के अंदर आपको मैचिंग नहीं मिलेंगी इसके अंदर जो मैं बोल रहा हूँ। ये सब कुछ एक्सपीरियंस से आता है, आप करोगे मेरे से अच्छा, ठीक है। थोड़े समय बाद वापस आ जाओ। मैंने बोला कि रैंक 1 था, इसका मीनिंग इसका 3/3 का भी 0 हो गया होगा, 2/2 का भी 0 हो गया होगा, 1/1 का बच गया होगा। 3/3 का 0 होने का मीनिंग क्या था कि 3 इक्वेशन के अंदर से कोई एक इक्वेशन डिपेंड करके होगी, उसको खत्म कर दो। अब हमारे पास सिर्फ 2 इक्वेशन है जहां पर, अब 2 इक्वेशन के अंदर 2/2 का माइनर बनेगा, लेकिन आपके पास एवरी माइनर ऑफ 2/2 0 आ गया। अरे भाई 2/2 का माइनर 0 का मीनिंग पता क्या होगा? इसका मीनिंग उसके अंदर फिर से कोई ना कोई डिपेंडेंस होगी। आपने यहाँ पर 2/2 का उठाया, वो 0 बन गया। अब 0 बनता है तब है जब आपके पास कोई ना कोई डिपेंडेंस होती है। इसका मीनिंग इसके अंदर भी कोई एक जो आपके पास रो है वो दूसरे के ऊपर डिपेंड करी होगी, उसको भी फिनिश आउट कर दो। मान लो ये थी, उसको भी फिनिश कर दिया। जब उसको फिनिश कर दिया तो बी लेफ्ट ओनली विद, तो हमारे पास सिर्फ एक इक्वेशन बचेगी इस प्रकार से। मतलब हमारे स्टार्टिंग के अंदर सिर्फ एक इक्वेशन जो है इंडिपेंडेंट है, एक इक्वेशन है असल में। जो बात सेकंड थी वो इसका मल्टीपल थी, आप उसको एनी टाइम लिख सकते हो। जो थर्ड थी वो इन दोनों का मल्टीपल था, कॉम्बिनेशन, उसको किसी भी टाइम पर लिख लो। दैट इज अ क्वेश्चन, दैट इज अ सिंगल। अब जहाँ से आंसर देखो आपके पास कैसे आएंगे, तो जहाँ से आपके पास जो AX होगा वो आपका -B - CZ होगा, ठीक है। जहाँ से हमारे पास क्या होगा कि हमारा जो X है वो इस प्रकार से आ जाएगा -B/A y एंड -C/AZ, तो जहाँ पर आपके पास हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका X 2 नंबर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, आपका X 2 नंबर के ऊपर डिपेंड कर रहा है Y और Z के ऊपर, और Y और Z के ऊपर डिपेंड कर रहा है। लेकिन Y Z क्या है, इंडिपेंडेंट है, आप उनको कुछ भी ले सकते हो। तो पहले टाइम यदि मैं Y को 1 करूँ तो यहाँ पर क्या होता है, Y को मान लो मैंने 1 कर दिया और Z को हमने 0 कर दिया। ये हमारा एक फ्रीडम है हमारे पास, ठीक है। तो हम ऐसा कर लेंगे, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपकी कोई ना कोई X की वैल्यू आ जाएगी। मान लो एक वैल्यू आ चुकी, तो आपका एक सेट आंसर जहाँ से आ जाएगा, मीन ये X की वैल्यू ये 1 है या 0, एक हमारे पास वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। और जहाँ पर आपके पास आपने Z को 1 करा है, Y को 1 करा है, Z मान लो 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ता, X भी मान लो 0 आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक वेक्टर तो आपके पास नॉन जीरो है जहाँ पर, वो ध्यान रखना। नेक्स्ट टाइम आप क्या करो, Y को 0 कर दो, Z को 1 कर दो, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग X की कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी, मान लो ये 0 ये 1, तो ये आपका सेकंड वेक्टर हो जाएगा। अब जब आप ये तो आपके 2 वेक्टर हो गए, ठीक है। अब ये 2 वेक्टर आपके लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए। नहीं यकीन आता तो दोनों को सॉल्व करके देख लो, दोनों को सॉल्व करके देख लो। कैसे करेंगे, जहाँ पर देखो Z 0 है, जहाँ पर Z 1 है, जहाँ पर Y 0। यदि आप अल्फा 1 और इसको B1 कर लो, अल्फा 2 और B2 करेंगे इज इक्वल टू 0, तो आपके अल्फा 1 और अल्फा 2 को 0 0 होना पड़ेगा, तभी 0 आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। सिंपल सा फंडा है, आप ट्राई करेंगे, हम एग्जाम्पल के अंदर ट्राई करेंगे, ठीक है। अब बात ये है, क्या जो 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट है, क्या कोई और नहीं आएगा? और कैसे आएगा बेटा जी, अभी हमने ये चॉइस तो कर ली,
अब यदि आप ये चॉइस करते हो कि मान लो आपने y को कर दिया 3 और z को आपने कर दिया 1, ठीक है, आपने यदि ये कर दिया, अब आपका क्या होगा, y आपका जो 3 आंसर है, यहाँ पर आपने y 1 करा था, मीन आप इसी को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है, और यहाँ पर आपने इसको 3 से कर दिया, और z जो आपके पास था पहले वो क्या था, 1 था, और अभी हमने 1 करा। इसका मीनिंग क्या है कि जो आपका पहले वाला वेक्टर है, मैं क्या करूँ, इस वेक्टर को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मतलब जो भी हमारा b1 है, इस प्रकार से हमारा न्यू x की कोई ना कोई वैल्यू आएगी, लेकिन वो कैसी होगी, वो उसी तरह से होगी। अब देखिए जब आप इन दोनों की न्यू वैल्यूज ली हैं, यदि आप जहाँ पर y1 था तो 3 कर दिया तो ये 3 टाइम्स हो जाएगा, मीन b1 को आप जस्ट 3 1 कर देना, आपका आंसर सेम चलेगा। लेकिन अब जब b1 के ऊपर बात करेंगे, वहाँ पर z 0 था, लेकिन हमें तो 1 चाहिए, और वो नेक्स्ट वाले के अंदर था 1, तो यहाँ पर b1 2 को ऐड कर देना। तो अब आप यदि y3 और z1 पुट करके कोई वैल्यू निकालेंगे बेटा जी, तो वो वैल्यू कैसी होगी पता है आपको, वो ऐसी होगी 3 1 प्लस b2, जो आपने पहले से b1 फाइंड कर रखा है उसको 3 से मल्टीप्लाई करो और b2 को सिंपली ऐड करो, तो जो आपका न्यू वेक्टर b3 आ जाएगा, जो आपने इस प्रकार से वैल्यू असाइन करी। लेकिन देखा जो b3 इन दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जो पहले से फाइंड करे थे, तो ये तो आपका LD हो गया। तो हम फाइंड करें लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो लीनियर इंडिपेंडेंट इस केस के अंदर आपके पास रैंक कितना है, 1, नंबर ऑफ इक्वेशन 3 है, तो 3 - 1 मीन 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन आपके पास हो गए। तो आज के लिए इतना करते हैं, वीडियो की लेंथ करते हैं, देख लेते हैं कितनी हुई हमारे पास। और बाप रे वाह, वीडियो तो 30 मिनट की हो गई है। तो 30 मिनट के अंदर मैंने आपको बहुत पूरी नॉलेज दे दी, जो शायद हम क्लास के अंदर इतनी कभी नहीं कर सकते, बिकॉज क्लास के अंदर 30-40 मिनट का लेक्चर होता है, और हमें होता है कि हमारा सिलेबस जल्दी से फिनिश हो जाए और बच्चों को भी लगे हमने कुछ करा। अब आपको लगेगा कि आपने कुछ नहीं करा, लेकिन जब आप न्यूमेरिकल करोगे ना मेरे साथ और आप खुद से ट्राई करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि आपने सब कुछ कर लिया। इसके अंदर सब कुछ हमने क्लियर कर लिया एक एग्जाम्पल के अंदर, डिफरेंट अप्रोचेस कि रैंक इतना होगा तो कैसे करना, रैंक इतना होगा तो कैसे करना, रैंक इतना होगा तो कैसे करना। एक आपको आगे जाके क्वेश्चन आएंगे आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर, पता नहीं इस बुक के आएंगे, वो किसी और बुक के अंदर आएंगे, मीन आएंगे इन फ्यूचर आपके पास, ठीक है, वहाँ पर ये बहुत हेल्पफुल होगा। तो आज के लिए इतना करते हैं इस वीडियो के लिए, एंड थैंक यू फॉर एवरीवन। काफ़ी बच्चे थे, थैंक यू शिवानी शर्मा, आपने भी सजेस्ट करा बार बार सर करवा दो, एंड ब्लू सिमर थैंक यू आपका भी, आपने भी बार बार कहा कि सर इसको कंटिन्यू करो। तो आप दोनों की रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग ही मेरे अंदर वो एनर्जी मुझे को करनी पड़ी कि मैं इसको फिर से कंटिन्यू कर पाऊँ। देखो राजे, जॉब के साथ टाइम बहुत बिजी हो जाता है, बहुत शेड्यूल टाइट हो जाता है शेड्यूलिंग, तो लेकिन आप लोगों का जो प्यार, आप लोगों का जो रिस्पेक्ट है चैनल के लिए, और जहाँ फिर आप अच्छे कमेंट करते हो और भी बच्चे बहुत सारे अच्छे कमेंट करते हो, तो वो मुझे मजबूर कर देते हैं कि नहीं, मुझे अपना जो भी है हार्ड वर्क करना है आप लोगों के लिए, और आप भी कर रहे हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग। प्लीज़ एक प्यारी सी स्माइल हो जाए, और नीचे कमेंट के अंदर भी आपकी स्माइल दिखनी चाहिए, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी।